नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19वीं सेंचुरी में होने वाले प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि आप जानते हो कि जब स्वतंत्रता संग्राम होता है तो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नया होता है। जैसे कुछ आंदोलन होते हैं, कुछ औद्योगिक क्रांतियाँ होती हैं, और इसी तरीके से मजदूर जो हैं वो आपका आंदोलन करते हैं, मध्यम वर्ग आंदोलन करता है। इसी तरह से जो किसान वर्ग था उसने भी अपने मुद्दों को लेकर के आंदोलन किया। जैसे अगर बात किया जाए 19वीं सेंचुरी में, तो कई विद्रोह ऐसे रहे जो कि अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिले। तो हम उसमें से एक प्रमुख विद्रोह है जो कि बड़े क्षेत्र में और बड़े नेताओं को प्रभावित करता है और अंग्रेज़ों को एक सीख देता है, प्रभावित करता है उनको कुछ रिफॉर्म लाने के लिए। उसकी बात करते हैं जिसको हम इंडिगो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं या इंडिगो रिबेलियन के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समझिएगा, एक एक करके मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊँगा। मैं इसको नील विद्रोह को पहले कारण समझाऊँगा, फिर क्या कुछ घटित हुआ उस दौरान उसको बताने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकला और क्या कुछ नए सुधार सामाजिक तौर पे देखने को मिले। जैसे 1777 की बात किया जाए तो बंगाल में नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा फोर्सफुली शुरू करा दी गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि उस समय ब्रिटेन में या कह लीजिए कि अन्य यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और उसमें जो नील की खेती होती थी, नील की खेती केवल इसलिए कराई जाती थी क्योंकि उसमें पेंट बनाने में बड़ा काम आता था। जैसे कि अब जीन्स वगैरह जो होता था उसको पेंटिंग करने के लिए, ठीक है, जीन्स के पैंट वगैरह वहाँ बहुत फेमस थे। तो कपड़ा उद्योग में आपका नील का जो है वो आपका बहुत एक बड़ा हथियार होता था। और उसी समय 1777 की जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, उस समय क्या हुआ कि अमेरिका सबसे बड़ा क्या था, प्रोड्यूसर था नील की खेती का। तो अमेरिका में क्या हुआ कि विद्रोह चल रहा था, वहाँ पे स्वतंत्रता की मांग उठ रही थी, इसीलिए वहाँ से आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो अंग्रेज अपने अन्य उपनिवेश में इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते थे कि हमें कहाँ से नील मिल जाएगा। तो उसी संदर्भ में उन्होंने भारत को चुना कि भारत से हम नील की खेती करवाएंगे और वहाँ से किसानों से हम क्या करेंगे, खरीद के इसको ले जाएंगे और बड़े दाम में उसको यूज करेंगे, ठीक है, यूरोप में। तो यहाँ पे लोगों को फोर्स किया गया कि आप, जैसे बंगाल के लोगों को फोर्स किया गया कि आप जो है खाद्यान्न खेती न करके आप नील की खेती करोगे। तो नील की बढ़ती मांग, जिसको वैश्विक मांग के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है, उसकी होने की वजह से उसको ब्लू डाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे लोगों को नील की खेती की शुरुआत कराई गई। अच्छा, आप ये समझिए कि भारत के लोग नील की खेती क्यों करेंगे, ठीक है, उनका क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें होता ऐसा था कि उनको नील की खेती करने वाले क्षेत्र में टैक्स कम देना पड़ता था। अब यूरोपीय लोगों की बात किया जाए तो नील पर मोनोपोली बनाना चाहते थे, क्योंकि यूरोप में ब्रिटेन एक ऐसा देश था जो कि पूरे यूरोप को, ठीक है, नील अकेले प्रोड्यूस करके वहाँ पे देता था उनको, और वो क्या करता था, अपने उपनिवेश में इस तरह की खेती करवाया करता था। तो भारतीय किसान अपने मन से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती उनके साथ नील की खेती करने के लिए कहा गया। अभी मैं कुछ अन्य बातें बताऊंगा, जैसे कि अगर आपके पास 20 बिस्वा की ज़मीन है तो 20 बिस्वा में से, या 20 मान लो एकड़ की ज़मीन है, तो 3 एकड़ जो है उसमें से आपका निश्चित होता था कि नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इस तरह की समस्याएं भी आपका भारतीय किसानों के द्वारा देखने को मिलती थी। अब जो खाद्य सामग्री थी उसकी जगह पर नील की खेती पर जोर दिया गया, ठीक है, और एडवांस लोन जो है वो आपका किसानों को दे दिया जाता था। अब होता क्या था कि जब मान लीजिए कोई किसान एडवांस लोन लेके बैठ गया और उनकी दर इतनी ज़्यादा होती थी कि वो दोबारा उसको चुका नहीं पाते थे। अब जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि नील पर जो टैक्स रेट था वो आपका कम होता था और बुरा बर्ताव करने वाले किसानों पर जो टैक्स है, ठीक है, उसको और बढ़ा दिया जाता था। जैसे कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कहीं से उधार लिया था, अब उसको किसी ज़मींदार से, और वो उधार को चुकता नहीं कर पा रहा है, तो उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था और उसको फोर्स किया जाता था कि तुम नील की खेती करो तो हम तुम्हारा टैक्स कुछ देर के लिए रेट कम कर देंगे या फिर माफ़ कर देंगे। तो ये बातें होती थी। अब नॉन प्रॉफिटेबल रेट पर उनको बेचने पर मजबूर भी किया जाता था। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए उनको 50 रुपये पर केजी के दाम से अगर बेचना है, ठीक है, तो मार्केट मूल्य से कम दाम पे ही उनको बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। और अगली बात ये थी कि यदि किसान नील की खेती से मना कर देते थे तो उनके परिवारों को अगवा कर लिया जाता था, उनकी फसल जला दी जाती थी। कुल मिला के मतलब कि उनको इस तरह से टॉर्चर किया जाता था कि वो मजबूर हो जाते थे कि नील की खेती की जाए ताकि वो अपने लाइफ की सर्वाइवल के लिए लड़ सकें या फिर अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकें। और इसमें गवर्नमेंट जो थी वो आपका ज़मींदारों के किए गए इस तरह के कार्य में भी सहयोग करती थी। ज़मींदार उनको फोर्स करते थे नील की खेती करने के लिए, ज़मींदार उनको पैसे देते थे हाई रेट पे ताकि वो लोन ही चुकता न कर पाएँ। इन सभी चीज़ों में ज़मींदार जो थे वो आपका बराबर के सहभागी थे। अब नील विद्रोह कैसे हुआ, कैसे लोगों ने रिबेल किया, इस सारी बात को समझते हैं। बंगाल का एक ज़िला है जिसको नाडिया ज़िला के नाम से जानते हैं, वहाँ पे नील की खेती करने से किसानों ने इनकार कर दिया, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं विद्रोह की शुरुआत होगी, तो आपका विद्रोह की शुरुआत आपका नाडिया जिला से हुई थी। और यहाँ पे जब किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और उन्होंने पुलिस वालों को भी पीट दिया, ठीक है, वहाँ पे जो लोग आए कहे कि नहीं नहीं आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। अब इसके पीछे का रीज़न क्या रहा होगा, आखिर उन लोगों ने नील की खेती जब कर रहे थे बहुत सालों से, तो आखिर इनकार क्यों किया। अब जो ज़मींदार हैं उनके द्वारा टैक्स को बढ़ा दिया गया था। मैंने जैसे बताया कि आखिर बंगाल के कुछ रीजन में किसानों के द्वारा नील की खेती से इनकार क्यों किया गया, तो इनकार इसलिए किया गया क्योंकि उसमें नील की खेती में टैक्स को अचानक बढ़ा दिया गया ज़मींदारों के द्वारा। और ज़मींदारों को किसका समर्थन प्राप्त होता था, गवर्नमेंट का समर्थन प्राप्त होता, जो कि मैंने पहले भी बताया।
तो यही हुआ जिसकी वजह से लोगों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। और अप्रैल 1860 की बात है कि नाडिया व पबना के किसान जो है वो आपका धरने पर चले गए। मतलब उन्होंने धरना दे दिया कि हम या फिर टैक्स कम करो या फिर हम नील की खेती नहीं करेंगे, दो में से एक मुझे हम लोग को काम दो। अब जो धरना है बंगाल के अन्य भाग में भी खड़ा होने लगा। अब जैसे क्या होता है कि कोई भी आंदोलन अगर होता है, ठीक है, और अगर वो सक्सेसफुल आंदोलन चल रहा है तो अन्य भागों में भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो यही हुआ कि बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य जिलों में भी इस तरह के आंदोलन का जो डिमांड था वो भी बढ़ने लगा और लोग आंदोलन कर भी रहे थे अलग अलग नेतृत्व में। अब कुछ नेतृत्व की बात करते हैं। जैसे विश्वास ब्रदर जो थे वो आपका नाडिया जिला में आपका आंदोलन को संभाल रहे थे। रफ़ीक मंडल की बात करेंगे तो वो आपका मालडा जिले से आपका नेतृत्व कर रहे थे। कादर मोल्ला की बात करेंगे तो वो आपका पबना जिले से आपका नेतृत्व कर रहे थे। इसका नील की खेती के जो लोग आपका समर्थन में थे, उनका विद्रोह कर रहे थे, तो उनके साथ में थे। नारायल जो है आपका उस रीजन में कुछ जमींदार थे, वो भी इसका समर्थन कर रहे थे। अब जमींदार के विपक्ष में ही जमींदार समर्थन कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि कुछ ऐसे जमींदार थे जिनको लगता था कि हाँ ये किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि एक जमींदार की मैं बात करूंगा, राम रतन मलिक जो थे वो एक जमींदार थे नारायल मतलब कि रीजन के, तो उन्होंने भी इनके समर्थन में आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सरकार के द्वारा कई किसानों की हत्या कर दी गई, कुछ जमींदारों की भी हत्या कर दी गई। कई मुस्लिम और ग्रामीणों के सहयोग से विद्रोह जो सहयोग था वो आपका विद्रोह में प्राप्त हुआ। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे अंग्रेज़ों को, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि अंग्रेज़ों ने हर विद्रोह को दबाने के लिए एक कॉन्सेप्ट अपनाया है कि वहाँ पे कुछ लोगों को गोली चला दो, ठीक है, वही यहाँ पे भी हुआ। और मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हिंदू जो थे, हिंदू किसानी शामिल थे, इसमें कुछ मुस्लिम किसान शामिल थे, कुछ अन्य ग्रामीण थे जिनको किसानी से मतलब नहीं होता था, वो व्यापारी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विद्रोह में शामिल हुए। अब इसमें प्रेस का भी सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रेस एक बड़ी चीज़ होती है। अगर मीडिया अगर किसी भी चीज़ में आपका इंक्लूड हो गई तो उस चीज़ को आपका कंप्लीट कर देती है, उसको पूरा पूरा नेशनल लेवल पे लेके आती है। जैसे 1858 से 1859 की बात किया जाए तो नील दर्पण एक प्ले चलाया गया। जैसे नाटक होता है ना, नुक्कड़ नाटक अगर होता है, तो दीनबंधु मित्रा थे, ठीक है, तो दीनबंधु मित्रा ने क्या किया कि नील दर्पण का एक प्ले नाटक जो था वो अलग अलग जगह पे मतलब लोगों को जागृत करने के लिए चलाया करते थे। वो नाटक जो होता था लाइव होता था, उसमें ग्रामीण आते थे, उसको देखते थे, फ्री में होता था और उसको लोग देख करके समझते थे, उसके कॉन्सेप्ट को समझते थे। ये क्या था, केवल नील विद्रोह में कैसे हमको ठगा जा रहा है, मतलब नील खेती में हमको कैसे ठगा जा रहा है, हमारी कौन सी समस्या है जिसको अंग्रेज नहीं सुन रहे हैं, इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए ये आपका जो प्ले है या नाटक है उसको वहाँ पे अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में चलाया जाता था और ये दीनबंधु मित्रा के नेतृत्व में किया जाता था। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक अंग्रेज राइटर था, उसने भी इसमें विलेन का रोल प्ले किया था। मतलब कि जैसे नील की खेती किसके विद्रोह में किया जा रहा था, अंग्रेजों के विद्रोह में, तो एक अंग्रेज राइटर था, उसने विलेन का रोल करने के लिए सहमति भरी थी, क्योंकि वो एक लिबरल अंग्रेज था, जेम्स लॉन्ग उसका नाम था। अब वो उस प्ले का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उसने किया। मतलब बात किया जाए तो वो राइटर जो था उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और उसने विलेन का रोल भी उसमें प्ले किया था। अब जैसे कि जो आपका सुवैद जो आपका लॉन्ग था उसने विलेन का रोल प्ले किया, जैसा मैंने बताया, इसीलिए अंग्रेजों ने इसको अपराधी माना गया और उसको 1000 रुपये का जुर्माना और 1 महीने की जेल जो है उसकी सज़ा अंग्रेजों के द्वारा दे दी गई। तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की कि कैसे अलग अलग तरीके से उन्होंने विद्रोह शुरू किया और कहाँ तक सफल रहा। अब बात करते हैं कि असेसमेंट ऑफ इंडिगो विद्रोह, मतलब कि इंडिगो रिबेलियन के बारे में अगर हम उसका असेसमेंट करना चाहें या समझना चाहें कि वो कितना सफल हुआ था, तो उसका अगर डिस्कस करें तो विद्रोह जो था वो आपका शांतिपूर्ण था। गांधी जी के जो सत्याग्रह का एक स्वरूप जो था, एक झलक जो थी वो आपका इस समय इस पर्टिकुलर विद्रोह में दिखाई दी। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने सशस्त्र विद्रोह नहीं किया, लेकिन उन्होंने धरना किया था। धरना एक तरह का सत्याग्रह ही तरीका है, मतलब कि सामान्य ढंग से बिना किसी आपका विद्रोह के द्वारा या बिना किसी सशस्त्र आंदोलन के द्वारा अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना ही सत्याग्रह होता था। तो गांधी जी का सत्याग्रह का जो स्वरूप है कुछ इसी से मिलता जुलता था। जो विद्रोह है वो अचानक नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो अचानक हुआ था। मैंने बताया था आपका 1780 के दशक से शुरू हुआ था, जिस समय अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका सबसे बड़ा नील प्रोड्यूसर था और उसके यहाँ आंदोलन चल रहा था। तो यूरोप में बढ़ती नील की मांग जो थी उसको वहाँ पे काउंटर करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को यहाँ पे साधन अपनाया, भारत को ही यहाँ पे प्रोड्यूसर अपनाया कि भारत से हम यहाँ पे नील की खेती प्रोड्यूस करवाएंगे और हम अपने यूरोप में लेकर के जाएंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो ये कई सालों से चला रहा था, लेकिन जो प्रताड़ना झेल रहे थे उसमें कोई भी ऐसा विद्रोह सामने नहीं आया जिससे कि लोग मिल करके इसका सामना कर सकें। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता एक बार फिर से दिखाई दी और सबसे बड़ी बात है कि कई जमींदारों ने भी इसका सहयोग किया। ऐसा नहीं है कि हर जमींदार खराब ही होता था। विद्रोह सफल रहा था और सशस्त्र दमन फिलहाल इसका कर दिया गया। मतलब कि विद्रोह काफ़ी हद तक अपने मामले में सफल रहा और उसकी जो इच्छा थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी वो पूर्ण होती हुई दिखाई दी। यहाँ पे कई एक कमीशन बनाया गया 1860 में। तो 1860 में एक इंडिगो कमीशन बनाया गया और उसमें ये बात कही गई कि हम इसमें नील की खेती में जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको हम यहाँ पे काउंटर करेंगे। अब देखिए 1860 आते आते नील बंगाल से गायब ही हो गया था, ठीक है। 1860 में आपका विद्रोह इतना लेवल पे चल रहा था कि लोगों ने नील की खेती करना ही बंद कर दिया था। मतलब इस लेवल का विद्रोह था, यही वजह थी कि उनको एक कमीशन बनाना पड़ा।
अब ज़मींदार अनाज पर निर्भर थे, ठीक है। अब ज़मींदारों की अगर बात किया जाए तो ज़मींदार का उनका खर्चा बर्चा कैसे चलता था, तो उन्होंने धीरे धीरे करके ये परमिशन दे दिया कि आप हाँ गेहूँ चावल या अन्य खाद्यान्नों की खेती आप कर सकते हो, ठीक है। और एक अगली बात करें तो नील दर्पण जो नाटक था उसने भी जनमानस को जोड़ने में एक बहुत बड़ा उसका हथियार था, उसने हाथ बटाया था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो नाटक है या फिर जो दृश्य चीज़ होती है, जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो या क्रिकेट देखते हो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में छपती हैं, सीधा दिमाग में काउंटर करती है। तो इसीलिए ये माना जा सकता था कि नील दर्पण जो प्ले था उसने भी किसान आंदोलन को, नील आंदोलन को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए अभी किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, अन्य किसान आंदोलन भी हुए थे जिसको हम अगले वीडियो, आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपको बात करूँ तो दक्कन किसान आंदोलन 1875 में हुआ था, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।